मोहब्बत मन महरम, जिसकी राइटर है सुमेरा हमीद। इसकी ये 5वीं एपिसोड है और बहुत दिनों बाद, बहुत लोगों के कहने के बाद मैंने इस नावल को दोबारा से कंटिन्यू किया है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। मैंने तुम्हें प्रपोज़ नहीं किया, तुमने मुझे किया था, फरजाम ने याद दिलाया। मैंने इनकार नहीं किया, दोनों कंधे उचकाए गए। अब जब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रहना चाहता तो तुम ये क्या कह रही हो? क्या मैंने कुछ किया? बालों को झटक कर पूछा गया। क्या वो सब मेरे दोस्त थे? क्या ड्रग का चार्ज मुझ पर लगा? क्या पुलिस मुझे ले गई? तुम जानते हो कि कॉलेज में कितनी बातें हो रही हैं? रोमी ने मलामत भरी नज़रों से देखा। तुम वो सब बातें सुन रही हो और मुझे नहीं? सुन तो लिया तुम्हें, वो झुल्ला गई। इतनी सी बात पर तुम हमारा रिश्ता तोड़ रही हो? ओह, तो ये इतनी सी बात है? वाह वाह का अंदाज़। ये इतनी बड़ी बात भी नहीं, मजबूत अंदाज में जताया गया। ऐसी ही सोच तुम्हें यहाँ तक ले आई है, वो चिढ़ गई। यानी सोच? वो बुरा मान गया। पिछले 2 दिन से वो सबकी बातों का ही बुरा मान रहा था, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तुम उस सब को छोड़ो, क्या तुम मेरे बगैर रह लोगी? उसे लगा ये सवाल बहुत बड़ा हथियार है, उस हथियार से वो ज़रूर घायल हो जाएगी। कुछ फ़ैसले करने पड़ते हैं। कंधे फिर उचके। मुझे छोड़ने का फ़ैसला? हथियार का वार खाली गया। वो चुप रही। अच्छे खासे समझदार हो तुम, अच्छी भली ज़िंदगी को तुमने उल्टा दिया है। अब तुम क्या चाहते हो? उस उलट पलट में मैं तुम्हारा साथ दूँ? खामोशी के वक्फे के बाद वो अपना पॉइंट वाज़े करने लगी। तुम अब बरतानिया में नहीं रह सकते, अगले 5 साल तक आ भी नहीं सकते। क्या मैं 5 साल तुम्हारा इंतज़ार करूं? और 5 साल बाद तुम सिर्फ अप्लाई कर सकते हो, इसकी भी गारंटी नहीं है कि तुम यहाँ दोबारा आ ही जाओगे। तुम्हें इंतज़ार करने के लिए किसने कहा है? तुम तालीम मुकम्मल करते ही पाकिस्तान आ जाना, या इन सालों में मैं किसी और मुल्क के लिए अप्लाई करूँगा, हम वहाँ रह लेंगे। तुम अपनी प्लानिंग खुद करो प्लीज़। यानी तुम मेरी प्लानिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहती? मैं तुम्हारे किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहती, मुंह बिगाड़ कर कहा। जब तुमने मोहब्बत के लिए सवाल किया था तो मैंने जवाब नहीं दिया था। वो तुम्हारी मर्ज़ी थी, मुंह का जाविया वैसा ही था। फिर तुमने मंगनी के लिए कहा। उसने टेबल पर मुक्का मारा। तुम इनकार कर देते? उसने हाथ लहराकर गोद में रख लिया, दूसरा टेबल पर रहा। मैं इनकार उस वक्त करता जब मुझे तुमसे लगाव ना होता। ये सब तुम भाभी के कहने पर कर रही हो ना? मैं फीडर नहीं पी थी। मिजाज और अंदाज मज़ीद बिगड़ गया। रूमी प्लीज़। उसने उसके हाथ पर हाथ रखना चाहा। इरादा भांपकर रोमिया ने यह हाथ भी मेज़ से परे कर लिया। रिंग मैं तुम्हें दे चुकी हूँ फरजाम, फ़ैसला भी कर चुकी हूँ। तुम्हें पसंद भी खुद ही किया था, अब अपना फ़ैसला भी खुद ही बदल रही हूँ। तुमने कहा था कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो, फिर वही मोहब्बत का हथियार। तुम मेरा और वक्त ज़ाय नहीं कर सकते। बैग उठाकर वो चली गई। रूमी, रूमी रुको की आवाज़ें उसके ताक़ब में गई, लेकिन रूमी तेज़ी से सड़क पार करके टैक्सी में बैठ गई और वो वापस पलटकर सड़क के एक तरफ बने ओपन टी कॉर्नर की कुर्सी पर बैठ गया। ये बरतानिया के शहर लीड्स की एक पुररौनक सड़क पर वाक़ टी कॉर्नर है। यहाँ दुनिया में पाई जाने वाली मुख्तलिफ़ किस्मों की मुख्तलिफ़ जायकों की चाय बआसानी मिल जाती है और ये सब जायके रूमी को ही पसंद थे। रूमी नामी लड़की जा चुकी थी। फरजाम नाम का लड़का मायूस बैठा है। सामने रखी चाय ठंडी हो चुकी है। ठंड लीड्स में बढ़ती जा रही है। 2 दिन पहले उसकी मामा ने उसे अंगूठी देते हुए कहा था, ये रूमी दे गई है। अंगूठी पर नज़र पड़ते ही वो हैरत ज़दा रह गया। ज़्यादा अरसा पाकिस्तान में गुजरा था तो धूमधाम से पहनाई गई मंगनी के अंगूठी के इस तरह वापस आने पर वो गमगुश्ता रह गया। ये क्या मजाक हुआ भला? उसी से पूछ लो फरजाम, वो शायद भाभी से पूछ चुकी थी, इसीलिए आप दीदा नज़र आ रही थी। उसने भाभी को फ़ोन किया, जिसे उठाया ही ना गया। फिर रोमी को फ़ोन किया, वो भी ना उठाया गया। वो भाभी के घर गया जो उनके फ्लैट से 15 मिनट की वॉक पर था। ये उसका अपना फ़ैसला है, मैं कुछ नहीं कर सकती। वो तो मंगनी होते ही उस इंतज़ार में थी कि वो टूटे और वो फरजाम को ये सब कह सके। आपको उससे बात करनी चाहिए भाभी प्लीज़। वो तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठा रही। बच्ची नहीं है वो, कुछ सोच कर ही फ़ैसला किया होगा ना। इन 15 दिनों में आखिर ऐसा क्या हो गया कि उसे ये सब करना पड़ा? ये तुम उसी से पूछो। ऐसे कहा उन्होंने कि मेरी और मेरी बहन की जान छोड़ो। फरजामी रोमी के घर गया, वो घर पर नहीं मिली। उसकी मॉम बेडरूम से बाहर नहीं निकली। आधा घंटा इंतज़ार करके वो आ गया। फ़ोन करता रहा लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। मैसेजेस छोड़े उसके लिए, वॉइस मैसेज अलग भेजे। रात गए उसका जवाब आया।
इट्स ओवर नाउ, डोंट डिस्टर्ब मी। सब ख़त्म हो चुका है, मुझे परेशान मत करो। उसने फ़ौरन कॉल बैक की। वो उससे बात ही नहीं करना चाहती थी। 1.5 घंटा तक उनमें बहस होती रही। वो मंगनी ख़त्म कर चुकी थी और उसके डैड भी अब उसे मना नहीं सकते थे, तो वो क्या चीज़ था। 15 दिन पहले वो उन 4 दोस्तों, 2 ब्रितानवी, एक ब्राज़ीलियन और एक जापानी के साथ मुंशियात के इल्ज़ाम में पकड़ा गया था। वो अक्सर अपने दोस्तों के पास हॉस्टल चला जाता था। शाम को वो उनके रूम में बैठा था जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया। वो मुंशियात के बारे में नहीं जानता था, इतना ज़रूर जानता था उनमें से 3 कभी कभार उसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया तो फरजाम को मालूम हुआ कि 2 उसके एजेंट भी थे। गिरफ़्तार कमरे से सबको गिरफ़्तार किया गया। 15 दिन की तफ्तीश भुगत कर वो आ गया। कॉलेज से सबका नाम खारिज कर दिया गया और उस पर जुर्म साबित ना होने के बावजूद भी उसके कागजात पर स्टैंप लगा दी गई। उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर ब्रितानिया छोड़ देना था और अगले 5 साल तक वो दोबारा नहीं आ सकता था। मुसीबत अचानक ही आती है और ये सब अचानक ही हुआ। उसका गिरफ़्तार होना, कॉलेज से निकाल दिया जाना, ब्रितानिया से भी निकाल दिया जाना, बहुत तकलीफ़दा था ये सब। लेकिन इससे ज़्यादा तकलीफ़ था कुछ और था, रोमी का रिंग वापस करना। उसका एक ही मौक़िफ़ था कि वो मुजरिम ही है, ड्रग सप्लाई करता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसके दोस्त ये काम करें और उसे मालूम ना हो। उसे वाकई मालूम नहीं था। मालूम होता तो वो इतनी बड़ी मुसीबत में ख़ुद को फंसने देता। एक छोटे से हादसे से तुम मुझसे इतनी दूर हो गई रोमी। जो कुछ हो रहा था उसे यकीन नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो रहा है। इतनी जल्दी उसकी ज़िंदगी इतनी तल्ख़ हो गई। तुम्हारी असलियत सामने आ गई। अगर ये मेरी असलियत है तो क्या मैं सिर्फ़ 15 दिन बाद बाहर होता? क्या वो मुझे ऐसे छोड़ देते? तुम्हें कॉलेज से ऐसे ही नहीं निकाला गया। कॉलेज ने अपनी साख के लिए ये किया है। मैं अपनी साख के लिए कर रही हूँ। रोमी ने इतनी बड़ी बात कह दी और उसे सुनकर भी वो उससे मिलने के लिए बार बार कहने लगा। 2 दिन बाद वो उससे मिली और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला सुनाकर चली गई। जिस शख्स का मुस्तकबिल पहले रोशन था अब वो तारीख हो चुका था। जो इंसान पहले अच्छा लग रहा था अब बुरा लग रहा था। अब से 18 दिन पहले वो उसके साथ मूवी देखने सिनेमा गई थी और 18 दिन बाद वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। ठीक है, ताल्लुकात टूट ही जाते हैं, लेकिन इस तरह एकदम से क्या ताल्लुक़ तोड़ने के लिए लोग इतने तेज़ रफ्तार रहते हैं? जापानी इलेक्ट्रिक ट्रेन से भी ज़्यादा। वो 6ठी जमात में था जब यहाँ आया था। उसका बड़ा भाई अहमर FSC करते ही ब्रितानिया आ गया था। वो स्टूडेंट वीज़े पर आया था। उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे आते ही एक पाकिस्तानी होटल में अच्छी जॉब मिल गई थी और फिर उसे अपनी होने वाली बीवी तानिया मिल गई। कॉलेज में अहमर की जॉब अच्छी थी। उसने सिर्फ 1 साल की कोर्टशिप के दौरान ही तानिया से शादी कर ली। दोनों एक छोटे से फ्लैट में रहने लगे। पाकिस्तान में अहमर किसी गरीब ख़ानदान से नहीं आया था। उसकी मामा किड्स गारमेंट का एक स्टोर चलाती थी। गिलबर्ग में उनकी एक कोठी थी, कार थी, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस था। अहमर के ब्रितानिया आने से 6 माह पेशतर उनके डैड की वफ़ात हो चुकी थी। सिर्फ 1.5 साल में ही अहमर ने मामा और फरजाम को ब्रितानिया बुलवा लिया। वो ब्रितानिया में अपना बिज़नेस करना चाहता था और इसके लिए उसे पैसे चाहिए थे। उसने मामा को राज़ी कर लिया कि वो सब कुछ बेचकर यहाँ उसी के पास आ जाए। वो मिलकर एक जगह रह भी लेंगे और वो कारोबार भी कर लेगा। मामा ने सब कुछ बेचकर पैसे उसके हाथ में दे दिए। उसने अपने ससुर और साले के साथ मिलकर ट्रैवलिंग एजेंसी खोल ली। फरजाम ने स्कूल में एडमिशन ले लिया और वो और मामा मिलकर अहमर के अरेंज किए गए एक फ़्लैट में रहने लगे। यहाँ तक सब ठीक था। अहमर मामा को हर माह एक महदूद रकम दे दिया करता था। उसका कहना था कि अभी उसका कारोबार सेट नहीं हुआ। फिर वो अपनी बीवी के साथ 2 कमरों के फ़्लैट से एक बड़े और कशादा फ़्लैट में शिफ्ट हो गया। उस पर उसका कहना था कि ये फ़्लैट तानिया के घर वालों की तरफ से तानिया की शादी का तोहफ़ा है। उनकी माँ मिसेस गौहर पाकिस्तान में अपना चलता हुआ काम छोड़ कर आई थी, सिर्फ अपने दोनों बेटों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बेटे अहमर की खुशी के लिए, वरना उन्हें अपने काम से बहुत लगाव था। अहमर ने उनसे वादा किया था कि हालात ठीक होते ही वो उन्हें वैसा ही कारोबार यहाँ करवा देगा। हालात ठीक हो रहे थे, लेकिन सिर्फ अहमर और तानिया के। दोनों ने अलग अलग कारें ले ली थी। उनके घर की सजावट देखने लायक थी, उनके शॉपिंग बिल्स देखने के लायक थे। एक कारोबारी औरत को ये सब बातें समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन अब वो कर कुछ नहीं सकती थी।
पाकिस्तान में कुछ बचा नहीं था। यहाँ असासे के नाम पर उनके पास सिर्फ फरजाम था और फरजाम छोटा था। वो उसे यह सब बातें बताकर अहमद से बागी नहीं करना चाहती थी। वो चाहती थी कि फरजाम अपनी डिग्री मुकम्मल कर ले और एक जॉब हासिल कर ले। अभी फ़िलहाल अहमद ही उसके सब अखराजात पूरे कर रहा था। वो अहमद से कोई भी बात करके उसे नाराज़ नहीं करना चाहती थी। जितने पैसे अहमद उन्हें देता था वो पैसे वो खामोशी से रख लेती। पाकिस्तान में वो एक फ़ाल ज़िंदगी की मालिक थी। यहाँ फ़िलहाल वो चंद कोर्सेज़ कर रही थी। वक्त की नब्ज़ पर हाथ था। जानती थी किसी भी वक्त खुद कमाने की नौबत आ सकती है। बेटे बहू और उनके दरमियान एक भरम का पर्दा था। किसी भी वक्त पर्दा चाक हो सकता था। लेकिन इस सब में एक गड़बड़ हो गई तानिया के लिए। तानिया की छोटी बहन रूमिया फरजाम की दोस्त बन गई। फिर कॉलेज में भी साथ हो गए। रोमी फरजाम के साथ बहुत खुश होती थी। तानिया ये सब पसंद नहीं करती थी। वो अपने मियाँ के भाई को अपने मियाँ के सेट किए गए कारोबार में हिस्सेदार नहीं बनाना चाहती थी। अगर रोमी और फरजाम में रिश्ता इस्तवार हो जाता तो उसकी ज़हीन और फ़तीन बहन ज़रूर इस कारोबार में से फरजाम का हिस्सा निकलवा लेती। उसने अपने वालिदैन को भी अपना हामी बना लिया। लेकिन रोमी ने किसी की नहीं सुनी और फरजाम से मंगनी करवा कर ही चैन लिया। मंगनी से पहले तानिया के पास कोई ऐसी ठोस वजह नहीं थी जो वो अपनी बहन को बताती और फरजाम से दूर रहती। लेकिन फरजाम के पकड़े जाने और बरतानिया में उसकी मौजूदगी पर पाबंदी से उसके हाथ बहुत कुछ आ गया था। उसने अच्छी तरह से अपनी बहन का जहन साफ़ कर दिया। कॉलेज में उन दोनों के मुश्तरका दोस्त तरह तरह की बातें करने लगे। छोटी सी खबर अखबार में आ गई। मकामी टीवी चैनल पर फरजाम के साथ पिकनिक खेलने वाली, उसके चुटकुलों पर हंसने वाली, उस 6 फीट के लंबे चौड़े हैंडसम के साथ फ़ख्र से चलने वाली रोमी परेशानी की हल्की सी गर्म हवा बर्दाश्त नहीं कर सकी। जो फ्रेंड्स उसे लकी कहती थी वो अब फरजाम के मुतालिक बातें बनाने लगी थी। उसकी बहन और घर वाले उसे अलग उकसा रहे थे। सारी जमा तफरीक करके उसने अंगूठी उतारकर उसकी माँ के हाथ में दे दी। बरतानिया में तो फरजाम का मुस्तकबिल था, लेकिन पाकिस्तान में क्या था? किसी दूसरे मुल्क में कदम जमाने के लिए उसे बहुत दिक्कत और मशक्क़त दरकार होगी और उसे उस लफ्ज़ मुशक्क़त से चिढ़ थी। मामा, ये मेरे साथ क्या हो गया? वो मिसेस गौहर की गोद में सर रखकर लेटा रो देने के करीब था। शायद किसी अच्छे के लिए। मिसेस गौहर अच्छा ही सोचती थी। इसमें क्या अच्छा है? हर एक बार एक ही फ़लसफ़ा। जब मैं यहाँ नहीं आना चाहता था आप मुझे ज़बरदस्ती ले आईं, और अब मैं यहाँ से जाना नहीं चाहता तो पूरी की पूरी हुकूमत ही मुझे निकाल बाहर कर रही है। ये कौन सी क़ुव्वत है मामा जिसने हुकूमत को ही हरकत दे दी है कि निकालो इस फरजाम को यहाँ से? और फिर आपका ये फ़लसफ़ा, कुछ अच्छा नहीं है इसमें, कुछ भी। ये तुम्हें आने वाले वक्त में तय करना है फरजाम। आप हमेशा ऐसे ही सोचती हैं। बुरी सोच तो नहीं है ये, कुछ ऐसी फ़ायदेमंद भी नहीं है। मैं बहुत परेशान हूँ। रोमी को ऐसे नहीं करना चाहिए। आने वाले वक्त में शायद वो समझ जाए। शायद, काश ऐसा ही हो। तुम उसे बहुत पसंद करते हो। सिर्फ उसे मामा। तुम्हें उसमें क्या पसंद है बेटा? मिसेस गौहर ने हमेशा अपने दोनों बेटों की पसंद को ही पसंद किया था। तानिया की 12वीं अहमद ने सिर्फ एक तस्वीर भेजी और फ़ोन पर बात करवाकर अपनी शादी की तारीख बता दी थी और उन्हें खुशी खुशी इजाज़त दे दी थी। तुम्हें उसमें क्या पसंद है? ये सवाल वो पहली बार फरजाम के किसी भी पसंद के बारे में पूछ रही थी। अब उन्हें लगता था कि उन्हें अपने बच्चों को पसंद पर मुस्कुराकर हाँ नहीं कह देना चाहिए, बल्कि उन्हें उनसे पूछना चाहिए कि जिन चीज़ों लोगों को वो पसंद कर रहे हैं वो पसंद किए जाने लायक भी हैं या नहीं। चीज़ों की तो खैर है, बदली जा सकती है, फेंकी जा सकती है, लेकिन लोगों का क्या किया जाए। उनके बेटे ने तानिया पसंद कर ली, बरतानिया में हमेशा के लिए रहना पसंद कर लिया और उसका नुकसान अभी तो उन्हें हो रहा था। आने वाले वक्त में शायद उसे भी हो। ये कैसा सवाल है मॉम? बस वो मुझे पसंद है। तुम अपने कपड़े, जूते, मोबाइल, लैपटॉप और ऐसी ही दूसरी चीज़ें क्वालिटी देख कर लेते हो ना? तो चीज़ों में क्वालिटी साख्त और इंसानों में? तुमने अपने दोस्त बनाते वक्त भी यही गलती की और इस गलती की तुम्हें इतनी बड़ी सज़ा मिली। खुद के ठीक होने के साथ साथ खुद के साथ जुड़े लोगों का ठीक होना भी ज़रूरी है। मोहब्बत में ये सब नहीं देखा जाता मामा। ये खूबी, ये खामी, ये सब मोहब्बत में नहीं चलता। उन्होंने पेशानी पर प्यार किया। मैं भी तुमसे मोहब्बत करती हूँ, तुम्हारी हर खूबी और ख़ामी को तस्लीम करती हूँ। रोमी का कहना भी यही था कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, फिर उसने सिर्फ तुम्हारी खूबियाँ ही क्यों कबूल की? उसने तुम्हें छोड़ दिया। वो तुम्हारे साथ खुशी में ही रही, दुख और परेशानी में छोड़ गई। वो उठकर बैठ गया और चौंकने की कैफियत ले उन्हें देखने लगा, जैसे बच्चे चौंक जाते हैं। आसमान पर तो कोई बुढ़िया नहीं,
तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए इस बुरे वक्त का। ये वक्त तुम्हें बहुत कुछ बता रहा है फरजाम। जो वक्त बता रहा है उससे सुनो। वक्त कभी बुरा नहीं होता। हाँ, इंसान बहुत बुरा होता है। वक्त तो बहुत अच्छी किताब है, उसे पढ़ो समझो। सोफे पर उसे सोचने के लिए छोड़कर वो कोट पहनने लगी। मैं अहमर की तरफ जा रही हूँ, तुम खाना खाकर अपनी पैकिंग देख लेना, शायद मुझे आने में देर हो जाए। वो यहाँ से जा रहा है, तुम उसका हिस्सा दे दो। कौन सा हिस्सा? वो जो इतने साल यहाँ रहा है, मैंने उसके सारे अखराजात पूरे किए हैं, उसकी तालीम की जिम्मेदारी उठाई। अपनी माँ के उस मुतालबे पर उसे बहुत गुस्सा आया। अभी तानिया कमरे में नहीं आई थी। अहमर, अगर मैं हिसाब किताब करने लगी तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। उसके बाप की प्रॉपर्टी में उसका हिस्सा भी था, तुम्हारे बराबर। वो सब मैंने तुम्हारे हवाले कर दिया। गलत किया। उसके हिस्से के पैसे का मुनाफा सिर्फ तुमने इस्तेमाल किया और मेरे हाथ पर तुम सिर्फ चंद हजार पॉइंट्स रखते थे। भरम का पर्दा मिसेस गौहर ने चाक किया और साफ साफ हिसाब पर आ गई। फरजाम के साथ वो ज्यादती कैसे होने देती? उस पैसे से कारोबार मैंने शुरू किया था। 18 घंटे काम मैंने किया है और आप दोनों को मैं बहुत पैसे देता रहा हूँ। इतना तो कमा कर दिया है मैंने मामा। आप ऐसे कैसे हिसाब और हिस्से पर उतर आएँ? आपने ये नहीं सोचा कि मैं कितने सालों से कितनी मेहनत कर रहा हूँ। अहमर को पहले से ही खदशा था कि मामा ऐसा कुछ कहेंगी। ठीक कह रहे हो तुम। अब तुम सिर्फ ये करो कि जो मेरा चौथाई हिस्सा है वो तुम अपने पास रखो। तुम फरजाम को उसके हिस्से के पैसे दे दो। तुम उसी कदर दे दो जितने तुम्हें मिले थे। वो तहम्मुल से बोली। उन्हें मालूम था कि बात करने की देर हो गई है और वो चीखने चिल्लाने पर आ जाएगा, वावेला करेगा, और वो यही नहीं चाहती थी। मेरे पास पैसे नहीं है मामा। आप सिर्फ उसी के बारे में सोच रही हैं। मेरी मेहनत आपको नज़र नहीं आ रही? मैंने क्या कुछ नहीं किया आप दोनों के लिए। मैंने तुम्हारी हर बात मानी अहमर। अपना कारोबार तक तुम्हारे लिए छोड़ दिया, सब कुछ बेच दिया। तो क्या मैंने आपको यहाँ नहीं बुलाया? आपके अखराजात नहीं पूरे किए? आपका ख्याल नहीं रखा? अहमर, उन्होंने कड़ी नज़रों से उसे घूरा। सिर्फ फरजाम और अपने हिस्से का पैसा मैं किसी भी बिज़नेस में लगा देती तो मुझे इससे कई गुना ज़्यादा मुनाफा होता जो तुम मुझे देते हो, और मैं किसी भी वक्त अपना पैसा वापस निकाल सकती थी। फरजाम के साथ मैं ये ज़ाती नहीं होने दूंगी। तुम्हें उसके हिस्से वापस करने होंगे। और जो रात दिन मैं मेहनत करता रहा हूँ, उस रात दिन की मेहनत का फल तुमने खूब खाया। उस बात और अंदाज पर अहमद तिलमिला कर रह गया। कौन से पैसे और कैसे पैसे? तानिया ज़्यादा देर तक उस गुफ्तगू से अलग नहीं रह सकी। हम दोनों बात कर रहे हैं, मिसेस गौहर ने सख्ती से कहा, और तानिया को आग ही लग गई। आप पूछ लें अहमर मामा से कि ये किन पैसों की बात कर रही हैं। ऐसी ही इतनी लंबी गुफ्तगू में अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं। वो साफ साफ जता रही थी कि रकम दी थी। अच्छा, तो कोई सबूत है? अगर है तो कहाँ है? कैसा है? क्या साबित करोगे? अहमर ने अपनी माँ और स्वीट हार्ट की तरफ देखा। स्वीट हार्ट का पेश किया गया ख्याल उसे पसंद आया। मामा, आप किन पैसों की बात कर रही हैं? अहमर, मिसेस गौहर को यकीन नहीं आया। तानिया ठीक कह रही है मामा। तानिया ने अपनी सास की तरफ ऐसे देखा जैसे पूछ रही हो। और कुछ मामा जी? तुम ऐसे नहीं कर सकती। इतना कहते उनकी आवाज़ कांप गई। वो पैसे देने में तामिल करेगा, उनका ख्याल था, मगर वो तो साफ ही मुकर्रर था। आप उस लफंगे की इतनी हिमायत क्यों कर रही हैं? मिसेस गौहर ने बेयकीनी से अपने पढ़े लिखे बेटे की तरफ देखा। साथ ही अल्फाज लाउंज की तरफ आते फरजाम ने भी सुने। वो मामा को लेने के लिए आया था। अकेले खाना खाने को उसका जी नहीं चाह रहा था। मामा को लेकर वो बाहर कहीं जाकर खाना चाहता था। अपने भाई को लफंगा कह रहे हो? सब बातों से बढ़कर उन्हें इस बात का ज़्यादा सदमा हुआ। तो जेल में कौन लोग जाते हैं? कॉलेज से किन को निकाला जाता है? उसका तो वीज़ा भी मंसूख कर दिया गया है। और क्या निशानियाँ होती हैं बदमाश लोगों की? बदमाश लोगों की कुछ और निशानियाँ भी होती हैं। वो दूसरों के माल हज़म कर जाते हैं। मामा प्लीज़ आप जाएं यहाँ से, अहमद ने इतने हित्तकामेज़ लहजे में कहा कि मिसेस गौहर को चक्कर आ गए। फरजाम लपक कर अपनी माँ के पास आया। ये कैसे बात कर रहे हैं आप मामा से? दोनों भाइयों ने कभी एक दूसरे से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की थी। फरजाम की आवाज़ ये कहते काफ़ी बुलंद हो गई। ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो? इससे अच्छे अंदाज में ही बात की है जिस अंदाज में आपने माँ से की है। मिसेस गौहर उठी, फरजाम का हाथ पकड़ा। चलो फरजाम, ये मेरे और अहमद के दरमियान की बात है, तुम आओ मेरे साथ। वो कभी भी नहीं चाहती थी कि दोनों भाई आमने सामने आए। आपकी आपस के बात में ये मुझे बदमाश कह रहे थे, तो सच ही तो कहा है अहमद ने। अहमद की स्वीट हार्ट बोली। उन सब के ताल्लुकात इस नौयत पर पहुंच चुके थे। उसका अंदाज़ा फरजाम को अपने इकलौते भाई के अंदाज से अब हो रहा था।
ठीक है, लम्हों में हालात बदल जाते हैं, लेकिन ये रिश्तों, प्यारों और लोगों को क्या हो जाता है कि वो लम्हों का वक्त भी नहीं लेते बदलने में। मिसेस गौहर को तानिया की ये बात आग लगा गई। एक छोटे से फ्लैट में रहते थे ना तुम्हारे ख़ानदान वाले, फरजाम के पैसों से एक बड़ा घर उन्हें भी नसीब हो गया। तानिया का मुंह ऐसे सुर्ख हो गया जैसे दाएं बाएं गाल पर ज़ोर ज़ोर से 3-4 थप्पड़ लग गए। फरजाम के पैसे, माई फुट, औकात है इसकी इतनी? अब तक तो अपने भाई के पैसों पर पल रहा था, अब तक तुम इसके पैसों पर पल रही हो और दूसरों को भी पाल रही हो। मिसेस गौहर अब पीछे हटने वाली नहीं थी। फरजाम को उन पैसों के मामलात के बारे में नहीं मालूम था। अब तक उसने एक बेफिक्री की ज़िंदगी गुजारी थी। मिसेस गौहर उसे किसी भी मामले की हवा लगने नहीं देना चाहती थी कि वो अपने भाई से मुतनफ़र हो जाए, लेकिन इतनी एहतियात के बावजूद उनसे बुरा ही हुआ। अहमद अपनी बीवी के मुंह की तरफ देखने लगा। बात वाकई बढ़ गई थी। आपको जो करना है कर ले मामा जी, तानिया ने मामा जी को खींच कर कहा। यहाँ से जाएं अब। मिसेस गौहर की ज़िंदगी भर किसी ने इस तरह बेइज्जती नहीं की थी जो अब हो रही थी। अपना लहजा और अल्फाज संभाल कर बात करें मिसेस अहमद, प्लीज़। फरजाम ने यह बात तहम्मुल से ही की, लेकिन वहाँ बैठे 2 लोग बहाने और भड़कने के लिए तैयार ही बैठे थे, इसलिए अहमद फ़ौरन भड़क उठा। तुम अपनी ज़ुबान संभालो और निकलो यहाँ से, जाओ, दफ़ा हो जाओ। वो सोफ़े से उठ खड़ा हुआ। फरजाम घबरा गया। जो भी था वो अहमद से डरता था, उसका एहतराम तो बहुत ही करता था, उसके बाप की जगह था वो। मिसेस गौहर घबराकर खड़ी हो गई। पैसे मांगने की देर थी कि ये सब हो गया। अब पाकिस्तान में वो क्या फुटपाथ पर रहेंगी? उनके पास तो कुछ था ही नहीं, और जो हालात अब बन गए थे, अगर वो यहाँ रहती तो भी अहमद उन्हें सपोर्ट ना करता। चलो आओ फरजाम मेरे साथ। उन्होंने उसे ले जाना चाहा, लेकिन उस अंदाज़ पर फरजाम को जिस सदमे ने आन घेरा था, वो उसकी बाबत बात करना चाहता था, लेकिन मिसेस गौहर उसे चलने के लिए कह रही थी। प्लीज़ मामा, दोबारा मेरे घर ऐसे लड़ाई झगड़ा करने मत आइएगा। अहमद ये कहने से बाज नहीं रह सका। मतलब घर आइएगा ही मत? क्या मामा आपसे लड़ रही हैं? आप ये सब क्यों कर रहे हैं? फरजाम जानना चाहता था। मिसेस गौहर ने उसका बाजू थाम रखा था। तुम अपनी बकवास बंद करो। मैं बकवास कर रहा हूँ? फरजाम चलो मेरे साथ। एक सेकेंड मॉम, ज़रा क्लियर कर लेने दें, आखिर ये सब हो क्या रहा है? आप ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? मुझे तुम्हें 1 रुपया नहीं देना। सुन लिया मामा आपने भी? ये सब मैंने रात दिन की मेहनत से बनाया है। आप ऐसे ही मेरे साथ ये सब नहीं कर सकती। फसाद की जड़ वही पैसा। मॉम, कोई पैसों का मसला है? फरजाम अपनी मॉम की तरफ देखने लगा। मिसेस गौहर ने खुद को बोलने से रोक लिया। अब तो लड़ाई और ही बढ़ती नज़र आ रही थी। ये मुझसे मेरे पैसे मांग रही थी तुम्हें देने के लिए। अहमद ने ज़्यादती और झूठ की हद पार कर ली मज़े से। जब उसने हद पार कर ली तो मिसेस गौहर ने भी सोचा कि कम अज़ कम फरजाम को अब तो सच मालूम होना ही चाहिए। पाकिस्तान में जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसे मैंने अहमद के कहने पर बेच दिया और सारे पैसे इसे दे दिए। अब उसूलन उसे तुम्हारे हिस्से के पैसे तुम्हें देने चाहिए। ये जो आप इतना अरसा यहाँ रही, ये यहाँ रहा, इसे कॉलेज तक भेजा, हर तरह के अखराजात पूरे किए, तो वो थोड़े से पैसे अभी तक बाकी हैं। थोड़े से अहमद, 2.5 करोड़ का तो सिर्फ मेरा घर ही था। 2.5 करोड़, यहाँ पर 2.5 करोड़ नहीं रहते मामा। फरजाम ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखा। अभी 2 दिन पहले आपने मुझे कहा था कि वक्त की ज़ुबान पढ़ना सीखो। अब मैं सीख रहा हूँ तो आप क्यों भूल रही हैं? लेकिन फरजाम, आंसू उनकी आंखों से निकलने लगे। तानिया सोफ़े पर टांग रखे बैठी थी। अहमद की सूरत बनाए खड़ा था। मामा, अहमद भाई ठीक कह रहे हैं, आपको उनसे इख्तलाफात नहीं करना चाहिए। आप आए मेरे साथ। मिसेस गौहर ने अपनी बेटी की आंखों में देखा और दुखी हो गई। दोनों माँ बेटा बिल्डिंग से बाहर आ गए। बहुत देर तक वॉक करते रहे खामोश से। 2 दिन बाद मैं जा रहा हूँ मामा। यकीन जानिए मैं इतना बड़ा हो गया हूँ कि मुझे बहुत अकल आ गई है। अब मैं मर्द हूँ, रो नहीं सकता, और ऐसा कुछ बुरा भी नहीं हुआ हमारे साथ। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। वह आंखें साफ करती अपनी माँ को तसल्ली दे रहा था, लेकिन हकीकत ये थी कि उस सब पर मिसेस गौहर बहुत दुखी थी। आप भाई के पास ही रहेंगे जब तक पाकिस्तान में मैं सेटल नहीं हो जाता। मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। तानिया के शौहर के साथ मैं कहाँ रहूंगी? चंद माह तो रहे यहाँ। रात गहर तक उनकी वॉक जारी रही। अगले दिन फरजाम ने गत्ते के एक बड़े डब्बे में कार्ड्स, कुछ शर्ट्स, चंद खिलौने और चंद मुख्तलिफ चीज़ें रखी। डब्बा उठाकर ट्यूब से वो अपने कॉलेज आ गया और गेट के बाहर एक तरफ बैठकर इंतज़ार करने लगा। रोमी, बैठे बैठे ही उसने आवाज़ दी। वो अपनी 3 दोस्तों के साथ बाहर आ रही थी। वो उन तीनों दोस्तों को भी अच्छी तरह से जानता था। उन्हें दूर से ही हाथ हिलाकर हाय कहा।
उन्होंने भी हाथ हिलाया और वहीं खड़ी रही। ना चाहते हुए भी रोमी को उसके करीब आना पड़ा। मुंह बनाए खड़ी रही कि बोलो क्या बात है। ये तुम्हारी चीज़ें लाया हूँ। उसने डब्बे की तरफ इशारा किया। रोमी का मुंह और बिगड़ गया। घर तो तुम मिलती नहीं, सोचा यहीं दे दूँ। इस ड्रामे की क्या ज़रूरत थी, जैसे तुम्हें मोहब्बत का ड्रामा करने की ज़रूरत थी। काफ़ी गुस्से में लग रहे हो, वो तमस्खर से हंसी। टेक इट ईजी, अभी तो गुस्से में नहीं हूँ, फिर तो तुमसे कभी मुलाकात होगी नहीं। तुम मेरी दी एक एक चीज़ वापस कर देना, वो कहकर जाने लगा। अपनी अगली फ्रेंड को दोगे मेरी इस्तेमाल की गई चीज़ें। वो हंसी। उसे दिखाऊंगा और बताऊंगा कि चीज़ों से मोहब्बत करने वालों से मुझे सख्त नफ़रत है। सची बनी मोहब्बत करने वाले से, सिर्फ हंसने गाने मज़े करने वालों से। जब तक स्कूल कॉलेज की हर लड़की का मुझ पर क्रश रहा, उस वक्त तक मैं तुम्हें अजीज़ रहा। मैंने जीत ली फरजाम नाम की ट्रॉफ़ी। जब इसी कॉलेज में मेरे खिलाफ बातें की गई तो तुमने ट्रॉफ़ी को उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। अब तो तुम पागल भी हो गए हो। हूबहू अपनी बहन तानिया जैसी लग रही थी। बहुत वक्त पर पागल हुआ हूँ। न जाने क्यों मुझे लग रहा है मेरे साथ बहुत बड़ा मुआवजा हुआ है। मुझे इतना कुछ मालूम हो गया है, इतना सब कुछ तो गूगल भी नहीं बता सकता, वरना मैं तो हर संडे तुम्हारे साथ मूवीज़ पर ही जाता रहता। मुआवजा तो मेरे साथ हुआ है मिस्टर फरजाम। मेरी ज़िंदगी बच गई। बालों को झटक कर कोट की दोनों जेबों में हाथ देकर उसने कहा, और मेरा दिल। तुम्हारी ज़िंदगी नहीं बची, सिर्फ तुम्हारी प्लानिंग महफूज रही है। एक बड़ा घर हो, खूबसूरत शौहर, वीकेंड पर पार्टी और आउटिंग हो। इस ब्राइट प्लानिंग में तुम्हें मुशक्क़त नामी चीज़ गंवारा नहीं थी। मुश्किलात तुम्हें पसंद नहीं, और पाकिस्तान में एक थर्ड क्लास ज़िंदगी का तुम सोच भी नहीं सकती। अब तुम जो चाहो सोचो। मैं तुम्हें फारिग कर चुकी हूँ। भरपूर तंज किया, उसे तैश दिलाना चाहा। इस पर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। झुक कर वो कॉर्निश बजा लाया। रोमी पलटकर आगे चलने लगी। रोमी, उसने पीछे से आवाज़ दी। रोमी ने सिर्फ गर्दन मोड़कर देखा। न जाने मुझे ये भी क्यों लगता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाले भी तुम्हें बार बार फारिग करेंगे, अगर उनमें थोड़ी सी भी अकल हुई तो। की शक्ल बनाए रोमी डब्बे को वहीं छोड़कर चली गई। उस मोहब्बत का इख्तिताम बहुत आराम से हो गया, जिसका रोमी सिर्फ चंद हफ्ते पहले तक बहुत धूमधाम से जश्न मनाती रही थी। 6 माह वो पाकिस्तान में झंग में पापा के एक दोस्त के पास रहा। वो कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट था। कॉलेज से वो निकाला गया था। उसके पास कोई डिग्री नहीं थी और पाकिस्तान में भी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकता था, क्योंकि सेशन शुरू हो चुके थे। अब उसे सेशन ख़त्म होने तक का इंतज़ार करना था। अंकल हाशमी की मदद से इतना ज़रूर हुआ कि उसे एक कोचिंग सेंटर में इंग्लिश टीचर की जॉब मिल गई। एक उसकी इंग्लिश ही अच्छी थी और यही पढ़ा सकता था। मामा ने उसे आते हुए पैसे दिए थे। पैसों का उसे मसला नहीं था, लेकिन अब वो फारिग नहीं रहना चाहता था। ज़्यादा वक्त कोचिंग सेंटर में ही रहता, इस्तकबालिया पर बैठ जाता। जब वो फरफर अंग्रेज़ी में बात करता तो इंग्लिश के लिए ट्यूशन का पूछे आए लड़के लड़कियां एडमिशन ले लेते। कोचिंग सेंटर का मालिक उससे बहुत खुश था, अच्छे पैसे दे देता था। 6 माह जंग में उसका अच्छा ही वक्त गुजरा। फिर मिसेस गौहर भी पाकिस्तान आ गई। उनका आबाई शहर लाहौर था, यहीं से वो ब्रिटानिया गए थे। उनके बाकी रिश्तेदार भी मुख्तलिफ़ मुल्कों में सेटल थे। मामू दुबई में रहते थे और अहमर के साथ अपनी बेटी का रिश्ता ना होने के सिलसिले में नाराज़ थे। इतने नाराज़ थे कि बात ही नहीं करते थे। खाला कनाडा में थी और उनके शौहर कदामत पसंद मजहबी थे। उन्हें गौहर खातून के कटे हुए बाल पसंद नहीं थे और फरजाम के चचा के साथ वही मामला दरपेश था जो उनका अहमर के साथ था। बरसों पहले उन्होंने भी उनके हिस्से की गांव की ज़मीन अपने नाम करवा ली थी। चंद दिन जंग में रहकर वो दोनों लाहौर आ गए। अंकल हाशमी ने उनके लिए एक किराए का घर इंतज़ाम कर दिया। ये घर MO कॉलेज के करीब था। बमुश्किल 4 मरले का होगा। 3 कमरे नीचे थे, 2 कमरे ऊपर थे। उन्होंने 1 साल का एडवांस किराया दे दिया। उन 6 महीनों में मिसेस गौहर ने किसी न किसी तरह से अहमर से कुछ पैसे ले ही लिए थे। कुछ उनकी अपनी बचत भी थी और पाकिस्तान में बनाए गए सोने के जेवरात, चंद जेवरात उन्होंने तानिया को दे दिए थे। बाकी उनका ख्याल था कि उसे डिज़ाइन बदलवा कर दे देंगी, लेकिन आने वाले वक्त में वो जब उसे कुछ समझ गई तो उन्होंने ऐसा कुछ भी ना किया। जेवरात भी उन्होंने बेच दिए। 2 बेडरूम ऊपर सेट कर लिए। सेकेंड हैंड फर्नीचर मुनासिब और अच्छी हालत में उन्हें आराम से मिल गया। उन दोनों को ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं थी।
लाहौर शहर में अब पढ़ने वाले कम ही होंगे, लेकिन पढ़ाने वाले जगह जगह अड्डे बनाकर बैठ गए थे। फरजाम को इसका बहुत फ़ायदा हुआ। वो शाम से रात तक 3 मुख्तलिफ एकेडमियों में एक एक 2-2 पीरियड लेने लगा। दिन में वो मिसेस गौहर के साथ उनके काम करता। बरतानिया जाने से पहले मिसेस गौहर अपने घर से बच्चों की रिवायती मलबूसात बनाने का काम करती थी। एक अच्छी लोकेशन में एक स्टोर किराए पर लिया था, जहाँ मटेरियल तैयार होने के बाद फ़रोख्त किया जाता, साथ साथ दूसरे स्टोर्स में भी डिस्प्ले किया जाता था। कोठी के नीचे वाले पोर्शन में यही काम होता। वहीं उनका छोटा सा ऑफिस भी था। अहमद से जब बार बार उन्होंने अपने ठीक ठाक चलते हुए काम के बारे में कहा तो अहमद ने 1000 मिसालें दी। उन्हें समझाया कि वो यही काम यहाँ भी कर सकती थी, बल्कि यहाँ तो उनके काम को हाथों हाथ लिया जाएगा। इंडियन और पाकिस्तानी तो तरसते हैं कि उन्हें रिवायती पहनावे मिल जाएं। इतनी यकीन दहानियों पर सब बेच बात चली गई और आखिर में उनके हाथ घाटा ही आया। उन्होंने पुराने कारीगरों से राब्ते किए, लेकिन जिस मुआवजे पर वो लोग अब पाकिस्तानी इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, वो इतना मुआवजा उन्हें नहीं दे सकती थी। अब उन्हें कम मुआवजे पर लेकिन अच्छे काम करने वाले चाहिए थे। कटिंग का कोर्स तो वो बरतानिया से कर आई थी, साथ ही दूसरे छोटे बड़े कट्स का। इसीलिए अब उन्हें कटिंग मास्टर रखने की तो ज़रूरत नहीं थी। 2 मास्टर जी रखे सिलाई के लिए, एक कारीगर मशीनी कढ़ाई के काम के लिए और एक कारीगर फ्रेम वर्क के लिए। 1 महीने से वो शाह आलमी बाज़ार जा जाकर मटेरियल इकट्ठा कर रही थी। पहले उन्हें ये सहूलत थी कि उनके पास कार थी और मखसूस दुकानदारों के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे। वो उन्हें किसी के भी हाथ मटेरियल की फहरिस्त भेज देती और फिर जाकर चेक करके ले आती। रंग साज के साथ माहाना हिसाब किताब था। शाह आलमी में उन्होंने पुराने दुकानदार ढूंढने चाहे, मगर उनमें से सिर्फ एक ही मिला। वो एक ही बहुत था। फहरिस्त हाथ में लिए उन्हें बार बार बाज़ार जाना पड़ता, फिर इतना सामान दोनों को उठाकर रिक्शे में डालकर लाना पड़ता। फरजाम तो उन्हें सामान उठाने ना देता, लेकिन अपने बेटे पर तो इतना बोझ डालना उन्हें अच्छा नहीं लगता था। शुरू में फरजाम शॉपर्स ही पकड़ लेता था। फिर एक दिन उसने अजीब काम किया। वो एक बड़ा और चौड़ा कपड़ा अपने साथ ले आया, सारे सामान को उसमें बांधा और दुकानदार की मदद से उसने वो गठरी अपने सर पर रखवा ली। मिसेस गौहर की चीख निकल गई, फरजाम, तुम्हारी गर्दन में झटका आ जाएगा। खुदा के लिए ऐसे मत करो, प्लीज़ उसे उतार दो। नहीं मामा, मेरी गर्दन ठीक रहेगी। मैंने बहुत से लोगों को ऐसा करते देखा है, आप मुझे भी करने दें। तुम्हें अजीब नहीं लग रहा? वो खौफजदा नज़रों से उसके सर पर जमी गठरी की तरफ देख रही थी। क्या अब गिरी कि कब गिरी? नहीं मामा, ऐसी बातें भी अजीब लगती हैं क्या? शाह आलिमी की रश में वो दोनों जगह बनाते आगे पीछे कभी साथ साथ गुजर रहे थे। मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है इस रूटीन का। जानती हैं, एक बहुत बड़ी जापानी कंपनी का मालिक अपने घर की क्यारियों की खुद देखभाल करता है, खाद डालता है, काट छाँट करता है। जब मैंने उसके बारे में पढ़ा तो सोचा कि जब मैं भी इस जितनी बड़ी कंपनी का मालिक बन जाऊंगा तो मैं भी ऐसे ही पौधों में खाद डाला करूँगा, अपने जूते पॉलिश किया करूँगा। फिर मुझे अब मालूम हुआ कि मामा कि वो ये सब कंपनी बनाने से पहले करता रहा है। बड़े काम से पहले ही छोटे काम करने पड़ते हैं। इनफैक्ट सारे काम करने पड़ते हैं। इनमें शर्म नहीं करना चाहिए। मैं ठीक कह रहा हूँ ना मामा? गठरी वाला सर उसने ज़रा सा मोड़कर अपनी मामा की तरफ देखा। हाँ मेरे बच्चे, इतनी अजीम बातें कर रहे हो कि मुझे रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, आंखें साफ कर लेना, बात बात पर रोया ना करे। वो हंसा तो वो भी हंसने लगी। घर में काम शुरू हो गया। दिन में फरजाम नमूने लेकर अनारकली, कृष्णनगर, बागबानपुरा, गवाल मंडी, अचरा बाज़ारों में दुकानों पर जा जाकर ऑर्डर्स लेता। देखने में वो ज़रा अंग्रेज़ लगता था। अंग्रेज़ी लब व लहजे की उर्दू बोलता तो बहुत ही प्यारा छोटा सा साहब लगता। नमूने देखने वाले सोचते कि गोरा साहब काम कर रहा है, क्वालिटी भी आला होगी और बाकी मटेरियल भी। और साथ साथ वो अपने ग्राहकों से ये भी कहेंगे कि अंग्रेज़ की सनत से बन के आए हैं, जैसे जापान की मशीनरी, कोरिया की ज्वेलरी, तुर्की का फर्नीचर और अब अंग्रेज़ के कपड़े। फिर वो बात भी बहुत अच्छे अंदाज में करता था। दुकान में जाता तो उसकी मेहमान नवाजी करने को उनका जी चाहता। उन्हें आहिस्ता आहिस्ता ऑर्डर मिलने लगे। वो ऑर्डर्स लेता भी और सप्लाई भी करता। एक अदद सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल उसने ले ली थी, लेकिन लाहौर की सड़कों पर, ख़ास तौर पर अचरे और भाई दरवाजे के बाज़ारों की छोटी बड़ी फंसी हुई सड़कों पर बाइक चलाना अमेरिका के सबसे ऊंचे पुल के मोटे रस्से पर बाइक चलाने के करीब करीब बराबर था। हर बार वापसी पर आकर वो कहता, तेरा लाल जिंदा आ गया मामा, जल्दी से अमीर हो जाए वरना मेरी खैर नहीं। वो हंस देती। गर्मियों के दिन थे। दोनों माँ बेटे छोटी सी छत पर कुर्सियों पर आमने सामने बैठे थे। करीब करीब के सभी छतों से आवाज़ें आ रही थी। गर्मी बहुत बढ़ गई थी। पिछले 3 घंटे से बिजली नहीं आ रही थी। रात 1 बजे का वक्त था।
नींद तो उसे बहुत आ रही थी, लेकिन वहाँ बैठे रहने पर मजबूर था। पाकिस्तान में अब ज़्यादा ही गर्मी नहीं होने लगी? पहले भी इतनी ही थी। वो 7 हाथ का पंखा उसे भी झल रही थी। लेकिन मामा, पहले मुझे इतनी गर्मी नहीं लगती थी। वो हंसी। तब तुम एक किनार की कोठी में रहते थे, जिसके आगे एक खुला लॉन था, बहुत से दरख्त और पौधे थे। घर में आर्किटेक्ट ने घर को ऐसा डिज़ाइन किया था कि वो गर्मियों में ठंडा और सर्दियों में गर्म होता था। अच्छा, हमारे मालिक मकान को भी ऐसे ही घर डिज़ाइन करवाने चाहिए था। देखे कितना गर्म घर है उनका, इतनी जल्दी गर्मी आ जाती है लाहौर में। 4 मरले के घर को वो क्या डिज़ाइन करवाते। फिर यहाँ ज़्यादातर लोग मौसम को देखे बिना ही घर बनवा लेते हैं। और तुम ये भी भूल रहे हो कि हमारे घर में एयर कंडीशनर था, हर कमरे में। सारा घर ही ठंडा था। जिस कार से तुम स्कूल जाते थे वो भी, तुम्हारा स्कूल भी। तो बेटा, ऐसे लोगों को क्या मालूम कि पाकिस्तान में कितनी गर्मी और कितनी सर्दी होती है। ये सब तो किसी और को ही मालूम होता है, यानी गरीबों को। गरीब होना बुरा नहीं, लेकिन मुश्किल ज़रूर है। ये जो हमारे पड़ोस में आंटी रहती है ना, बाज़ार से आ रही थी। सच मामा, गिरने के करीब थी। शायद ब्लड प्रेशर का मसला था उन्हें। मैंने उन्हें बाइक पर बिठाकर घर तक छोड़ने के लिए कहा तो कहती है, भाई मेरे शौहर ने मुझे छित्तर मारकर घर से निकाल देना है। मैंने पूछा, आंटी छित्तर किसे कहते हैं? तो बोली, ये जो तुमने पैरों में पहन रखे हैं। मैंने कहा, ये तो शूज़ हैं। तो वो बोली, उन्हें छित्तर भी कहते हैं। मिसेस गौहर इतना ऊंचा कहकहा लगाकर हंसी कि आवाज़ 1-2 करीब की छतों तक तो ज़रूर गई होंगी। क्यों उसका इतना सर खाया तुमने पागल? मेरा अपना दिमाग गर्मी से घुमा हुआ था। पानी की जो बोतल पीने के लिए मैं साथ रखता हूँ, वो मैंने सर पर डाली। एक छोटा लड़का बाज़ार में बर्फ़ वाला पानी बेच रहा था। 10 रुपये में उससे बोतल भरवा ली और लड़के से कहा कि तुम ज़रूर बड़े होकर किसी बड़े अदारे की भाग-दौड़ संभालोगे। क्यों आंस दिलाई उसे? ऐसे तो हमारे मुल्क में हज़ारों बच्चे हैं, कहाँ उनके मुस्तकबिल बनते हैं। अरे मामा, उसका ज़रूर बनेगा। स्कूल के यूनिफॉर्म में था। 3 रुपए का ग्लास दे रहा था। मैंने कहा 10 का तो बेचो, इतनी गर्मी में बैठे हो। कहने लगा 70 रुपए की बर्फ़ आई है, पानी मुफ्त का है, 60 ग्लास निकल जाएंगे आराम से, इतना मुनाफा काफ़ी है। मुझे मुल्क में और महंगाई नहीं करनी। बहुत खूब, कमाल का बच्चा था। वापसी पर पैदल जाता मिला। मैंने उसे घर छोड़ दिया। बहुत खूब, तुम भी कमाल के बच्चे हो। वो हंसी। इतनी बार स्प्रे किए हैं मैंने, लेकिन ये मच्छर आखिर जाते क्यों नहीं? वो बार बार रैकेट से मच्छर मार रहा था। स्प्रे सारे इलाके में होगा तो ही मच्छर ख़त्म होंगे, वो भी शायद। वो तेज़ी से पंखा झलने लगे ताकि मच्छर फरजाम से दूर ही रहे। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि सारे इलाके में स्प्रे करवा दूँ, लेकिन अगर इलाके के लोग ताउन करें तो मैं पैसे इकट्ठे करके करवा सकता हूँ। फरजाम, ये आम लोग हैं, इनकी ज़िंदगियों में इतने मसाइल हैं कि ये लोग मच्छर जैसे मसले पर सोच ही नहीं सकते। ये मच्छर, मक्खियाँ, गर्मी, बिजली का ना होना, ये सब उनके लिए मामूल और मामूली मसले हैं। मसले हल करने से हल हो जाते हैं, ख़त्म नहीं होते तो कम ज़रूर हो जाते हैं। जिनकी ज़िंदगियों में रोटी का मसला हो, वो और मसलों पर कैसे तवज्जो दें? चले मान लिया, रोटी, महंगाई, बेरोज़गारी ये मसले हैं, लेकिन मामा गंदगी ये तो मसला नहीं है ना। गरीब लोग गरीब हैं, ठीक है, लेकिन वो गंदे क्यों हैं? क्या सफाई सुथराई में भी पैसे लगते हैं? घरों के सामने गंद है, अंदर गंद है, बच्चे गंदे हैं। मैंने गलियों में बगैर निकर के गंदे संदे कपड़ों में बहुत बार बच्चों को देखा है। मामा, औरतों को उन सबका तो ख्याल रखना चाहिए ना। घरों के आगे कूड़ा फेंकना कहाँ की अक्लमंदी है? एक नाली को साफ रखने में कितने पैसे लगते हैं? और मैं जब जब पाइप लगाकर घर के आगे दूर तक का हिस्सा साफ करता हूँ तो साथ वाली आंटी के सारे बच्चे आकर मेरे सर पर खड़े हो जाते हैं। 1-2 छतों से लड़कियां भी मुझे देखती हैं। सच मामा, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ बरतानिया का। उसने मेरी बहुत से मामलात में बहुत अच्छी तरबियत की है। इस तरबियत का उसने ज़रा सा इस्तेमाल किया और घर घर जाकर पैसे लिए। वो हर एक के दरवाजे पर जाता, मच्छर के कांटे पर लेक्चर देता। सब दरवाज़ों के पर्दों की ओट में खड़ी सुनती रहती। कुछ पैसे पकड़ा देती, कुछ कहती कि उनके अब्बू आएंगे तो ही जवाब देंगे। एक आंटी को फरजाम ने कह दिया, क्या मच्छर आपको उनके अब्बू से पूछ कर काटता है? वो तो हंसी। साथ के घरों की 3 और आंटियां भी दिल खोल कर हंसी। स्प्रे पर आने वाली कुल लागत फरजाम ने लगा ली थी, घर भी गिन लिए थे। अब हर एक को एक जैसी रकम देना थी। पैसे इतने ज़्यादा भी नहीं थे, कम अज़ कम वक्फे वक्फे से 3 बार स्प्रे होना था। कुछ ने बहस करके पैसे दिए, कुछ ने बिना बहस के दे दिए और कुछ ने सिरे से दिए ही नहीं। जिन्होंने नहीं दिए उनके फरजाम ने अपने पास से डाल लिए। उसके पास भी ज़्यादा पैसे नहीं थे, लेकिन उसने सोचा कभी तो आ ही जाएंगे। फ़िलहाल मच्छरों को नहीं आना चाहिए। वो वक्फे वक्फे से 3 स्प्रे हो गए।
कशादा गली में सड़क की तरफ नुक्कड़ पर उनका घर था। अंदर से अंदर और गलियां निकलती थी। स्प्रे से इनकलाब तो नहीं आया, लेकिन मच्छरों की तादाद बहुत घट गई जिन्हें बर्दाश्त किया जा सकता था। गली में रहने वाली एक आंटी उसे मिली तो बहुत प्यार से बोली, बड़ा चंगा है तू काके, बहुत अच्छे हो तुम लड़के। उन्हें ऑर्डर्स भी मिल रहे थे और वो काम भी कर रहे थे, लेकिन मसला ये था कि मुनाफा ज़्यादा नहीं हो रहा था। मुनाफा जनरेटर के पेट्रोल में निकल रहा था। हर मटेरियल की कीमत डबल से ट्रिपल हो चुकी थी। न्यू सेशन में भी वो एडमिशन नहीं ले सका। अगर वो एडमिशन ले लेता तो ऑर्डर्स और सप्लाई का काम कौन करता। किसी और वर्कर को वो फ़िलहाल अफोर्ड नहीं कर सकते थे। किड्स गारमेंट के लग्जरी स्टोर से भी उन्हें ऑर्डर मिल गए थे। लिबर्टी और मून मार्केट के कुछ स्टोर से भी बातचीत चल रही थी, लेकिन वो अकेला ये काम नहीं कर सकता था। गिलबर्ग और डिफेंस में कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके साथ बातचीत में कई घंटे गुजर जाते। वो घंटों बिठाकर ये समझाते रहते कि उन्हें किस तरह के फ़ैशन के कपड़े चाहिए, किन रंगों के और किस काम के साथ। फरजाम नोट कर लेता, अगर माँ को बता देता, लेकिन सप्लाई के वक्त वो नुक्स निकालते कि ऑर्डर वैसा नहीं है। अगर इतने घंटे माँ ज़ाय करेंगी तो कटिंग का काम कौन करेगा, और अगर इतने ही घंटे फरजाम उन सबको नोट करने में लगाएगा तो बाकी का काम कौन करेगा। लेकिन वो उन स्टोर्स को हाथ से जाने भी नहीं देना चाहते थे। उनसे उन्हें बर वक्त अदाई मिलती थी और करीब करीब उनकी पसंद की मिलती थी। दोनों ने आपस में मशवरा करके अखबार में एक वर्कर के लिए इश्तिहार दे दिया। ऐड में साफ साफ लिखा है कि हमें एक ग्रेजुएट की ज़रूरत है जो रवानी से इंग्लिश बोल सके। मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ। लेकिन लेडी, आप हैं तो नहीं ना? नहीं, लेकिन हो जाऊँगी। लेकिन वो ज़िद हो गया। देखिए, मैं समझाता हूँ कि हमें ग्रेजुएट ही क्यों चाहिए, क्योंकि इस मुल्क में एक ग्रेजुएट ही अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकता है। मेरी एक भाभी भी है, वो तो इंग्लिश नहीं बोल सकती। उसने इतनी बेचारगी से सच बोला कि फरजाम उसे देख कर रह गया। ये इंटरव्यू इसीलिए थे कि मालूम किया जा सके कि मेरे पास आने वाले बीए इंग्लिश बोल सकता है कि नहीं। ऐड में लिखा है कि उसे डिज़ाइनिंग की समझ बूझ होनी चाहिए। तो मुझे समझ बूझ है, मैं कस्टमर्स की डिमांड को आसानी से समझ सकती हूँ। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन लेडी, आपको कस्टमर से डील नहीं करना, आपको कुछ ग्रुप से डील करना है जहाँ से ऑर्डर्स लेने हैं। वो स्टोर्स गिलबर्ग और डिफेंस में है, कुछ सोसाइटीज़ में है। आम रूटीन में भी उन लोगों को आदत होती है इंग्लिश में ही बात करने की। ऐड में मेल फीमेल ज़रूर लिखा है, लेकिन हमारी तरजीह लड़का है जो अपनी कन्वीनियंस पर आ जा सके। मुझे किड्स गारमेंट में बहुत अच्छा तजुर्बा है, मैं जानती हूँ मैं आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगी। इस बार और बेचारगी से कहा, मैं समझ सकता हूँ कि आपको एक अच्छी जॉब की ज़रूरत है, लेकिन उसकी शक्ल पर छाई मायूसी देखकर उसे दुख हुआ। अच्छी जॉब की नहीं, एक शरीफ जॉब की। उसे लगा लड़की रोने ही वाली है। बस ये जगह मेरे घर से करीब है, मैं यहाँ पैदल आ सकती हूँ। मैं आपके लिए ज़रूर कुछ करता अगर कर सकता। उसकी बेचारगी पर उसे तरस आया। वो चली गई। वो वहाँ आई 10 लड़कियों और 5 लड़कों में से छठी लड़की थी। एक फ्रेश ग्रेजुएट लड़के को फरजाम ने ओके कर दिया। इंटरव्यू उनके घर में ही हुए थे, जहाँ एक कमरे में उन्होंने एक मेज़ और 2 कुर्सियाँ रखकर उसे ऑफिस बना लिया था। रात को वो माँ से उस लड़की का जिक्र करना नहीं भूला। उसने कहा है कि उसे एक शरीफ जॉब की ज़रूरत है। लगता है बहुत बुरे हालात देखे उसने। कह रही थी कि किड्स गारमेंट्स में उसे बहुत सूझबूझ है। मॉम, आप उसे अपने साथ हेल्पर क्यों नहीं रख लेती? हम एक और वर्कर की तनख्वाह कहाँ से निकालेंगे? हो सकता है अभी वो कम पैसों पर मान जाए, फिर आने वाले वक्त में हम उसे ज़्यादा दे सकेंगे। मेरे इनकार पर वो रोने वाली हो गई। कुछ कीजिए मॉम, देख लो, अभी हम इतने मुनाफे में नहीं जा रहे। नीचे आकर उसने वो फहरिस्त निकाली जिस पर हर उम्मीदवार का नंबर लिखा था। उसने नंबर को मोबाइल में महफूज कर लिया ताकि सुबह उसे किसी भी वक्त फ़ोन कर सके। फिर उसे ख्याल आया कि यकीनन आज वो बहुत मायूस होगी। अगर वो अभी फ़ोन कर दे तो शायद उसके लिए अच्छा ही हो। उसने फ़ोन किया। वो उस लड़की की आवाज़ तो बिल्कुल नहीं थी। फरजाम ने अपना तारुफ करवाया। मुझे उफ़क़ अब्दुल कुद्दूस से बात करनी है। आज वो मेरे पास इंटरव्यू के लिए आई थी। उसे 9 बजे आने के लिए कहा गया था। वो 8:15 बजे ही वहाँ थी। मिसेस गौहर खुद फजर के बाद नहीं सोती थी, अपना काम करने लगती थी। उसे वक्त से इतने पहले देखकर उन्हें हैरानी हुई। अलबत्ता उन्होंने उसे काम समझा दिया। पहले उसे हर मटेरियल को देखकर फहरिस्त बनाना था कि कौन सा मटेरियल कितना है। बड़े कमरे में सब मटेरियल रखा हुआ था। उसने 9 बजे ये काम कर लिया। मिसेस गौहर हैरान हुई। वो अच्छी खासी फुर्तीली थी। तुमने इससे पहले कहाँ काम किया है उफ़क़? उसकी फुर्ती देखकर उन्हें ख्याल आया कि वो किसी बड़े अदारे में काम करती रही है। वो बताते हुए शर्मिंदा हो गई। 2 दिन पहले तक मैं एक रेस्टोरेंट में काम करती रही हूँ।
ठीक है, उन्हें महसूस हुआ कि वो इस बारे में ज़्यादा बात करना नहीं चाहती। छोटे से जिस रेस्टोरेंट में वो काम करती रही थी, उसमें उस समय 2 और लड़कियां थीं, 2 लड़के थे जो ऑर्डर्स लेते थे। वो काउंटर के पीछे खड़ी होकर फ़ास्ट फूड को ट्रे में रखकर ऑर्डर्स लाने वाले बॉयज़ को देती थी। आने वाले कस्टमर खुद भी काउंटर तक आकर अपनी ट्रे ले सकते थे और 3 लड़कियां जब काउंटर के पीछे खड़ी हों तो वहां तक आना किसी को बुरा नहीं लगता था। उफ़क़ हर रोज़ काउंटर से उठकर 10 बार विजिटिंग कार्ड्स डस्टबिन में फेंकती थी। यही हाल दूसरी लड़कियों का भी था। उन्हें उनकी खूबसूरती की बिना पर रखा गया था। इससे पहले उसने कज़ाफ़ी स्टेडियम में नए-नए बने हाइपर स्टार शॉपिंग सेंटर में नौकरी की थी। वहाँ भी उसके साथ यही हुआ था। उसका काम रैक्स को चेक करते रहना था और उनमें रखी गई मसनूआत की कमी पर उन्हें वहाँ लाकर रखना था। वो सारा वक्त लोगों की नज़रों में रहती। आते जाते उसके हाथों को, कमर को मस किया जाता। बहाने से उसे कार्ड्स दिए जाते। ये सब तो कम था, उसके एक कुलीग लड़के ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो कई हफ्तों से उसका नंबर मांग रहा था। रेस्टोरेंट की जॉब मिलते ही उसने शॉपिंग सेंटर की जॉब छोड़ दी। इस जॉब में एक और मसला था, उसे 2 बसें बदलकर अनारकली से कज़ाफ़ी स्टेडियम आना पड़ता था। उसकी आधी तनख्वाह किराए में ही निकल जाती थी। अम्मा की घर वापसी के बाद उन्होंने एक वक्त का खाना खाना भी शुरू कर दिया था। डॉक्टर की हिदायत थी कि उन्हें गर्मी ना लगने दी जाए। उन्होंने सीधा सीधा AC के लिए कहा था। इलाज के सारे अखराजात दानिया ने उठाए थे, तो जो पैसे जमाल के प्रेस के मालिक और स्कूल की मैडम ने दिए थे, उससे उन्होंने एक सेकेंड हैंड स्प्लिट AC लगवा लिया था। अम्मा ने बहुत नाना की, लेकिन उसने भाभी के शौहर को पैसे दे दिए। वो अम्मा की ज़िंदगी के लिए ज़मीन आसमान एक कर सकती थी। अम्मा की बीमारी जा चुकी थी, लेकिन ज़िंदगी जैसी बीमारी अभी साथ थी। वो अम्मा के स्कूल गई, लेकिन वहाँ उसे 3000 में टीचर रखा जा रहा था। FA पास लड़की को इतने ही मिल सकते थे। 3000 में तो बिजली गैस का बिल भी अदा नहीं होना था। अम्मा के लिए जो मखसूस खुराक आनी थी वो अलग। उस मकाम पर ऐसा हुआ कि उफ़क़ उन सब की अम्मा बन गई, अपनी अम्मा की भी अम्मा। पहले वो सिर्फ़ काम करती थी, अब उसे काम के साथ साथ सब कुछ संभालना भी था। उसे सिर्फ़ 2 वक्त की रोटी ही नहीं चाहिए थी, उसे 2 वक्त की रोटी जमा भी करना था। अम्मा पर जो वक्त आया और फिर उसे भीख मांगनी पड़ी, उसने उसे बहुत कुछ समझा दिया। जिस पुल पर से वो गुज़र कर आई थी, उसके अख्तिताम पर एक इबारत लिखी थी, खुद को रौंदे जाने के लिए तैयार मत करो। और उफ़क़ अब की बार किसी दुख, तकलीफ़ या इंसान के हाथों रौंदे जाने से डरती थी। ज़िंदगी में सिर्फ जीना ही नहीं आना चाहिए। अगर पीछे सैलाबी रेला आ जाए तो भागना आना चाहिए, और अगर रेला आ ही जाए तो तैरना आना चाहिए। ज़िंदगी में सिर्फ खाना और सोना ही नहीं आना चाहिए। इंसान कोई जानवर नहीं है कि शेर सिर्फ दहाड़ ही सकता है और मछली सिर्फ तैर ही सकती है। कोयल गाएगी और सांप फिनकारेगा, बंदर दरख्तों पर चढ़ेगा और खरगोश सिर्फ ज़मीन खोद खोद कर सुरंग और घरौंदे बनाएगा। यही सब तो इंसान को जानवरों से अलग करता है कि इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। उसे फितरत ने एक ख़ास खूबी तक पाबंद नहीं किया। फिर भी लोग जानवरों की तरह खुद पर बोझ लदवा लेते हैं, चाबुक खाते हैं और अपने ही जैसे इंसानों के पैर तक चाटते हैं। उफ़क़ ने 3000 की वो स्कूल की नौकरी कर ली। साथ साथ वो दूसरी नौकरी के बारे में भी मालूमात करने लगी। अगली नौकरी उसे 3500 रुपये में एक लेडी डॉक्टर के क्लिनिक पर मिली। उसे काउंटर पर बैठकर टोकन देने होते थे, फ़ोन रिसीव करने होते थे और बारी बारी हर टोकन नंबर को अंदर भेजना होता था। फिर उसे शॉपिंग सेंटर की जॉब के बारे में मालूम हुआ। वहाँ उसे 10,000 दिए जा रहे थे। जैसे तैसे उसने वो जॉब की और फिर गोल मंडी में बने एक नए रेस्टोरेंट में आ गई। यहाँ उसे 6000 मिलते थे, लेकिन जमाल उसे साइकिल पर यहाँ छोड़ जाता था। जमाल ने स्कूल छोड़ दिया। ने कहा कि वो प्राइवेट पढ़ लेगा, और पढ़ने का क्या है, ज़िंदगी में कभी भी पढ़ा जा सकता है। रात को दोनों भाई प्रेस जाते और दिन में जमाल एक कपड़े की दुकान पर काम करता। अम्मा घर में अकेली होती। भाभी ही आकर पूछती रहती। मिसेस गौहर के यहाँ भी वो उन्हीं के साथ आई थी। उन्हीं के शौहर ने अखबार में वो ऐड देखकर दोनों को भेजा था। रेस्टोरेंट के माहौल से वो आजिज़ आ चुकी थी। अब वो चंद हज़ार के लिए ख़ुद को हर रोज़ नीलाम नहीं कर सकती थी। मिसेस गौहर ने उससे कहा कि मुनाफा ज़्यादा होते ही वो उसकी तनख्वाह बढ़ा देंगी। एक बंद घर में एक औरत के साथ काम करना था और उसे बहुत सुकून था। जब वो फैक्ट्री जाया करती थी तभी से उसकी ख्वाहिश थी कि वो भी डिज़ाइनर बने। अम्मा ने उसे वादा किया था कि हालात अच्छे होते ही वो उसे एक छोटा सा कोर्स तो ज़रूर ही करवा देंगी। 1-2 बार उसने 1-2 खाके फैक्ट्री के डिज़ाइनर को दिखाए थे। चंद तकनीकी तब्दीलियाँ करके डिज़ाइनर ने वो कपड़े डिज़ाइन कर दिए थे। उसमें सीखने की ज़बरदस्त सलाहियत थी।
उसने घर से निकलने से पहले बहुत से काम किए थे। फरमा, गोंद लगे खाकी लिफाफे, कांच, बटन, रेडीमेड कपड़ों पर कॉलर लगाना, डेकोरेशन पीसेस की तैयारी, ज्वेलरी, हैंडबैग, डिज़ाइनर जूतों पर स्टोन लगाने का काम। वो हर काम तेज़ी से करती, नफासत से मुकम्मल करती। यही माजी का तजुर्बा था कि मिसेस गौहर की मदद करना उसके बाएं हाथ का काम था। मिसेस गौहर कपड़े के हर साइज़ की कटिंग करती थी, उस पर फिर एम्ब्रॉयडरी और स्टोन वर्क होना, फिर उन्हें सिलाई किया जाता। आखिरी काम उन्हें अच्छी तरह देखकर, टांकों को चेक करके, साइज़ को फिर से नाप कर पैक करने का होता। हर ऑर्डर को अलग अलग पैक करना होता। किसी रंग, मटेरियल, डिज़ाइन के नमूने कितने बने हैं, ये भी अलग अलग फहरिस्त में दर्ज करना होता। ऑर्डर डिलीवर करने की तारीख जहन में याद रखनी होती। मिसेस गौहर का उसूल था कि वो एक भी दिन ऑर्डर लेट नहीं करती थी। अक्सर रात भर बैठकर वो और फरजाम काम करते थे। उफ़क़ माजी में इतने सारे काम कर चुकी थी, उसे यहाँ कोई मसला दरपेश ना हुआ। फैक्ट्री में जो उसने थोड़ी बहुत कटिंग सीखी थी वो यहाँ काम आ गई। वो 5 माह की बच्ची की शलवार कमीज़ आराम से काट लेती। मास्टर जी सिलाई करते। वो अगर फारिग हो जाती तो तीसरी मशीन पर बैठकर सिलाई करने लगती। कमीज़ों पर, छोटे छोटे शरारों पर थोड़े बहुत स्टोन्स लगने होते तो वो उठते बैठते आराम से लगा लेती। मिसेस गौहर को शर्मिंदगी होती, ठीक है वो उनकी मदद के लिए है, लेकिन मदद से उनका मतलब ऊपर ऊपर का काम था, कारीगरों वाला काम नहीं। वो घर उस वक्त नहीं जाती जब वक्त पूरा हो जाता, वो उस वक्त जाती थी जब काम ख़त्म हो जाता। पहले वो सुबह 8 बजे आती थी, फिर वो 7 बजे ही आ जाती। मेरा बेटा कहता है कि मैं बहुत मेहनत करने वाली खातून हूँ, लेकिन उफ़क़ तुम बहुत बहुत मेहनत करने वाली लड़की हो। तुम तो जिन हो, तुम थकती नहीं, क्या खाती हो? इंसानों को काम नहीं सदमात थका देते हैं, और अब काम मेरे लिए सदमा नहीं। आपको नहीं मालूम मुझे इस काम में कितना मज़ा आता है। हम रोज़ नया काम करते हैं, नए डिज़ाइन पर, नए रंग पर, नए कपड़े पर। रात भर ये रंग मेरी आंखों में घूमते रहते हैं। मैं सुबह तक उनसे मिलने के लिए बेचैन रहती हूँ। ऐसा ही मेरे साथ था। मेरे शौहर गांव से आए थे। उन्होंने अपनी मेहनत से तालीम मुकम्मल की और जॉब की, और फिर मुझ जैसी आम सी लड़की से शादी की। मैं सिर्फ 12 जमातें पास थी। जिस ऑफ़िस में वो काम करते थे मैं वहाँ ऑपरेटर थी, लेकिन मुझे डिज़ाइनर बनने का बहुत शौक़ था। जब हम अपना घर बना चुके तो उन्होंने मेरा शौक़ पूरा कर दिया। मुझे बताया कि कैसे मैं घर पर रहकर अपना काम कर सकती हूँ, और वाकई ऐसा ही हो गया। मेरे बनाए मलबूसात को पसंद किया जाने लगा। मैं एक बड़े नाम की डिज़ाइनर नहीं थी, लेकिन जो भी था मैं खुश थी। मैं अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करती थी और उसे पसंद किया जाता था। इतने साल बुर्तानिया में मैंने उस शौक़ को दबाए रखा। रंग मुझे बेचैन कर देते हैं, मेरे हाथों में आने के लिए मचलते हैं। अब मैं उसे छोटे घर में रहकर छोटे से पैमाने पर बहुत मेहनत से काम कर रही हूँ, लेकिन मैं बहुत खुश और मुतमईन हूँ। मैं तुम्हारी कैफियत समझ सकती हूँ। तुम अपने जहन में आने वाली किसी भी डिज़ाइन का खाका मुझे दिखा सकती हो। अच्छा हुआ तो हम उस पर काम कर लेंगे। किताबें पढ़कर ही सब काम नहीं आते। उफ़क़ मुस्कुराने लगी। एक लंबे अरसे के बाद उसे ये पहली खुशखबरी मिली थी। उसने ज़िंदगी भर काम किया था, ख्वाब नहीं देखे थे, ख्वाहिश नहीं की थी। वो अपने चादर को जानती थी, लेकिन एक आध ख्वाब ज़रूर पालने चाहिए। उस ख्वाब के पीछे ज़रूर भागना चाहिए। उस ख्वाब के लिए जान तोड़ कोशिश करनी चाहिए। अगर ये ख्वाब ना देखे जाए तो दुनिया कभी इतनी तरक्की ना करती। अब उफ़क़ ने पैसे की ज़रूरत से हटकर एक ख्वाब देखा, अपने कामयाब होने का। आधे से ज़्यादा काम वो घर ले जाती थी। कपड़ों की थान के थान वो जमाल की साइकिल पर रखकर घर भिजवा देती और रात भर बैठकर छोटे साइज़ के कपड़े काट लेती। पेपर पर खाके बनाती कि किस पर किस डिज़ाइन का काम चाहिए, किस रंग का, किस स्टोन का। यहाँ उसे फैक्ट्री में काम का तजुर्बा मदद देने लगा। वहाँ एक एक काम को तफसील में और तरतीब से किया जाता था। कॉलर किस रंग का हो, बटन किस रंग का हो, साइज़ के हो, कहाँ कहाँ लगेंगे, पॉकेट कहाँ होगी, जिप कहाँ, किस रंग के साथ किस रंग की मैचिंग होगी। वो एक छोटे लेवल की लोकल फैक्ट्री थी, लेकिन उस इतनी सी फैक्ट्री में काम बहुत तरतीब से होते थे। क्वालिटी का ख्याल रखा जाता था, फैब्रिक को चेक किया जाता था, 1 इंच की कमी बेशी नहीं की जाती थी। ऐसी पीसेज में जिनमें कमी बेशी हो जाती उन्हें उधेड़ कर नए सिरे से सिलाई करवाया जाता। इस मामले में डिपार्टमेंट की हेड एक ही उसूल था, वक्त और कुव्वत कितनी ही सर्फ हो, क्वालिटी में फ़र्क नहीं आना चाहिए। रात भर बैठकर वो कटिंग करती, खाके बना लेती, खाके की बुनियाद पर बातें लिख देती और सुबह पहले खुद जाती। फिर जमाल साइकिल पर सामान छोड़ जाता। मिसेस गौहर चेक कर लेती, कमी बेशी दूर करके ओके करके कारीगरों के सुपुर्द कर देती। ऑर्डर्स की तैयारी में थोड़ी सी तेज़ी आ गई। मिसेस गौहर वक्त की कमी की वजह से ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं लेती थी, अब 1-2 ऑर्डर्स और लेने लगी।
फारिग वक्त में वो गिलबर्ग और डिफेंस के स्टोर्स में जाकर डिस्कस कर लेते कि उनकी डिमांड क्या है। इस तरह उन्हें आसानी रहने लगी। वो वही डिज़ाइन करती जो उनकी डिमांड होती, जो उन्हें चाहिए होता। एक दिन शाम गए, उन्हें गिलबर्ग के एक स्टोर से फ़ोन आया कि एक मैडम है, उन्हें अनारकली फ़्रॉक 3 मुख्तलिफ साइज़ों और रंगों में चाहिए। मैडम को उनका नंबर दे दिया गया। मिसेज़ गौहर ने उनसे बात की। अगले दिन उनके कज़न की बारात थी और उन्हें वो अनारकली फ़्रॉकें अपनी भांजियों के लिए चाहिए थी। स्टोर पर मौजूद एक वो अपनी बेटी के लिए ले चुकी थी। उनकी भांजी को भी वही पसंद आ गई, लेकिन उसकी साइज़ की और मौजूद नहीं थी। मिसेज़ गौहर को ये पहला ज़ाती ऑर्डर मिल रहा था और उनका मानना था कि कभी भी कस्टमर को नो नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था। कारीगर जाने वाले थे, मटेरियल मौजूद था। फ्रॉकों के दामन और गले पर स्टोन वर्क हुआ था। सिर्फ स्टोन वर्क के लिए ही उन्हें 8 घंटे चाहिए थे। माजरत के साथ उन्होंने इनकार कर दिया। आपको उन्हें इनकार नहीं करना चाहिए था। उफ़क़ को इनकार पर एतराज़ था। क्या करती? 2 घंटे तक सभी कारीगर चले जाएंगे। उन्हें कल दिन में 12 बजे तक चाहिए। आप इनसे बात करें और इनसे कहें कि अगर स्टोन वर्क थोड़ा हल्का हो जाए तो। आप जानती हैं कि बच्चे एक चीज़ पसंद कर लें तो उन्हें वही चाहिए होता है। तो भी हम कैसे काम करेंगे उफ़क़? वक्त नहीं है। आप कारीगरों से बात करें मैडम। अगर वो आज रात काम करेंगे तो आप उन्हें कल की छुट्टी दे सकती हैं। अगर कल उन्हें छुट्टी दे दी उफ़क़, तो बाकी ऑर्डर कौन तैयार करेगा? हम सिर्फ 3 बच्चों के लिए इतना कुछ क्यों करेंगे? हो सकता है वही मैडम हमें और ऑर्डर्स भी दे दें, वो हमारी बाकायदा कस्टमर बन जाए, हमें उनसे ऑर्डर मिलते रहें। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हमें कोई फ़ायदा ना हो। फ़ायदा हो भी सकता है। हमारी फैक्ट्री में ऐसे ऑर्डर्स को बहुत अहमियत दी जाती थी। काफ़ी देर तक सोचने के बाद उन्होंने बेगम को फ़ोन किया। उन्हें तफसील में बताया कि उन्हें कितने काम में फ़्रॉकें मिल सकती हैं। उसने हाँ कह दी। अपनी मर्ज़ी के 3 मुख्तलिफ रंग बता दिए। रंगसाजी मिसेज़ गौहर खुद ही कर लेती थी, रंगसाज अफोर्ड नहीं कर सकती थी। एक मकामी अदारे में 2 घंटे हर रोज़ जाकर उन्होंने रंगसाजी सीख ली थी। सफ़ेद शिफॉन को उन्होंने बेगम के बताए रंगों में रंगा। उस दौरान उफ़क़ ने चूड़ीदार पजामे काट दिए। सिलाई मास्टर पजामे सीने लगे। सारे कारीगर रात भर काम के लिए मान गए थे। अगले दिन की छुट्टी भी उन्हें मिल रही थी और रात के काम के अलग पैसे भी। घर फ़ोन करके उफ़क़ ने अपने काम के बारे में बता दिया। मिसेज़ गौहर एक बार उसके घर जाकर अम्मा से मिल आई थी। दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं रहे थे। रात भर काम होता रहा। दोनों कारीगरों ने मिलकर पहले एक को अड्डे पर लगाया, उस पर काम किया, फिर दूसरी को। उस दौरान सिलाई मास्टर उनकी डबल सिलाई करते रहे। मिसेज़ गौहर और उफ़क़ 2 पट्टियों पर दूसरी मशीनों से बना रस्सी फीता लगाती रहीं। मिसेज़ गौहर ने ही उन्हें खाना मंगवाया था। दरमियान में आधे घंटे के वक्फे से वो लोग बारी बारी आराम करते रहे थे। सुबह फजर के वक्त दोनों कारीगर अपने काम से फारिग होकर चले गए। अगले 3 घंटों में मास्टर साहिबान भी चले गए। आखिरी मराहिल में दोनों ने सिलाइयाँ चेक की, साइज़ को नापा, उन्हें इस्त्री किया और पैक कर दिया। जमाल उफ़क़ को लेकर घर चला गया। 12 बजे बेगम अपने ड्राइवर के साथ आकर साइज़ और काम चेक करके ले गई। बेगम वही कीमत दे गई थी जो मिसेज़ गौहर ने मांगी थी। उन्होंने इमरजेंसी काम किया था। मिसेज़ गौहर ने डबल कीमत मांगी थी, वो डबल ही दे गई थी। बस बच्चे हैं ना, जो चीज़ देख लेते हैं वही मांगते हैं। मैं कल ही इटली से आई थी, ख़रीदारी करने निकली तो एक ही फ़्रॉक बेटी को पसंद आ गई और वही भांजी को। मेरी सिस्टर ने कहा है कि अब बाकी सब भी ऐसे ही मांगेंगी। मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाता। फिर इतना रोती है ना ये सब। ये उनका पहला ऑर्डर था जिसे उन्होंने रातों रात मुकम्मल किया था। मिसेज़ गौहर का ख्याल था कि शायद उन्हें ऐसा कुछ फ़ायदा ना हुआ हो। उल्टा कारीगरों को छुट्टी देनी पड़ी और अब अगले ऑर्डर लेट हो जाएंगे। 2 दिन वो इसी पछतावे में रही। उफ़क़ से भी जिक्र किया। वो शर्मिंदा हुई कि शायद उसी के मशवरे की वजह से भी ये सब हुआ है, लेकिन ऐसा हुआ कि कुछ अच्छा नहीं हुआ बल्कि बहुत अच्छा हो गया। वही बेगम 1 हफ़्ते बाद अपनी बहन के साथ उनके पास मौजूद थी। 2 माह बाद उनकी बहन के देवर की शादी थी बरतानिया में। बहन भी वहीं के रहने वाली थी। बहन ने अपनी 2 बेटियों, ननकी 3, जेठ की 1 बेटी का साइज़ लिखवा दिया, रंग और डिज़ाइन नोट करवा दिए। लहंगे, चोली, अनारकली, चूड़ीदार, घेरदार शलवार वगैरह उन्होंने अलग अलग सबके लिए तफसीलियात बता दी। 4 फंक्शनों के लिए 6 बच्चियों के कपड़े का ऑर्डर मिल गया। बजट वो बता गईं और अच्छा खासा ठीक ठाक बजट था। सिर्फ अपनी ही बेटी के लिए बारात की अनारकली फ़्रॉक वो 40,000 की बनवा रही थी। ऑर्डर तैयार करने के लिए उनके पास 1 माह था। वो आराम से बना सकती थी। कारीगरों के साथ मिसेज़ गौहर का बोनस का वादा था। इस ऑर्डर पर उन्होंने हर कारीगर को बोनस दिया था। चंद डिज़ाइन जो वो खुद मुंतखब कर गई थी, उनमें से एक शरारे का डिज़ाइन था जो उफ़क़ का तैयार किया गया था। शरारा बहुत हल्का पुल्का सा था।
फिरोज़ी रंग का शरारा था और हल्के गुलाबी रंग की कुर्ती थी। कुर्ती पर सफ़ेद स्टोन्स का छन था। दुपट्टा फिरोज़ी और गुलाबी रंग का था और इस पर भी सफ़ेद स्टोन्स का छन था। 15 दिन में उन्होंने अपने काम के दौरान उनका ऑर्डर भी तैयार कर दिया। अपना पहला फ़ॉरेन ऑर्डर, सारा सामान बरतानिया भिजवा दिया। शिपमेंट वसूल करते ही उन्होंने 3 और बच्चियों के साइज़ नोट करवाए। 1 हफ्ते बाद 6 और बच्चियों के। मिसेस गौहर 3 साल से 12-13 साल की बच्चियों के कपड़े बनाती थी, लेकिन पुरज़ोर दरख्वास्त के साथ उन्होंने 6 माह, 9 माह, 1.5 साल, 2.5 साल की बच्चियों के लिए भी कपड़े बनवा लिए। उन्होंने शायद शादी में शिरकत करने वाले हर ख़ानदान में मौजूद हर बच्ची का साइज़ उन्हें लिखवा दिया था। इसी ऑर्डर से मुंसलिक उनसे 3-4 मुख्तलिफ़ लड़कियाँ फ़ोन पर गाहे बगाहे बात करती और बताती रही थी कि उन्हें किस तरह के कपड़े चाहिए। उनका पहला फ़ॉरेन ऑर्डर, जिससे उन्हें एक बड़ा मुनाफा मिला। बरतानिया जैसे मुल्क में जहाँ शादी ब्याह के रिवायती कपड़ों की ख़रीदारी मुश्किल काम है और छोटी बच्चियों की तो बहुत ही मुश्किल, उसमें उनके हाथ एक लोकल डिज़ाइनर आ गई जो कि उनके नज़दीक बहुत मुनासिब कीमत पर अच्छे कपड़े बना कर देती थी। इस ऑर्डर को तैयार करने में उन्हें एक बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि अब आए दिन उन्हें वहाँ से फ़ोन कॉल्स आने लगे और वहाँ से गाहे बगाहे ऑर्डर्स मिलने लगे। वो एक दूसरे का रेफरेंस दे देकर कहती कि उन्हें फ़लाँ ने उनका नंबर दिया है, फ़लाँ ने दिया है। 1 से 2 और 2 से कई दूसरे कस्टमर्स उन्हें ऑर्डर देने लगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नॉवेल को आज हम यहीं के लिए रोकते हैं। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको नावल कैसा लग रहा है। आई होप कि नावल आपको अच्छा लग रहा हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि नावल आपको सच में इंस्पायरिंग लग रहा हो। वैसे ये बात तो मानने वाली है कि सुमेरा हमीद अपने नावलों में बहुत उम्मीद देती हैं लोगों को। बहुत उम्मीदों भरा नावल होता है उनका कि अगर आप कोई काम कर रहे हो तो वो आपको पुरुम्मीद कर देती हैं, वो आपको मोटिवेट कर देती हैं। ये उनकी बहुत ख़ास बात है। मुझे बहुत अच्छी लगती है उनकी ये बात। उनके नावलों को पढ़ के आप पुरुम्मीद हो जाते हो, है ना। और ठीक है, बस आज यहीं स्टॉप करते हैं इस एपिसोड को। हम मिलेंगे कल। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ओके, टाटा, बाय। मुझे दुआओं में याद रखिए।